हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज, लेकिन ये सभी के सभी आइडियाज एक सिंगल फॉर्मेट को बिलोंग करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपकी जो लर्निंग है बहुत इजी आज होने वाली है। लेकिन इन पे जो सवाल होते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होने वाली है उसके ऊपर अच्छी तरीके से फोकस करें। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट भी कवर करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, विच विल अगेन बी प्रीटी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। आपका यहाँ पे जो डिस्कशन स्टार्ट होगा वो फिर से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नोटेशन के ऊपर क्योंकि डिपेंडेंट है सारी चीजें, तो पहले हम नोटेशन को ही यहां पर अच्छे तरीके से समझ लेना चाहते हैं। नोटेशंस के फॉर्मेट में हमने यहां पे लास्ट वीडियो में भी कुछ चीजें आइडेंटिफाई करी हैं, जैसे कि मैंने पोजीशन ऑफ पॉइंट के अंदर आपके साथ में यहां पे डिस्कशन किया था कि एस क्या होता है, S1 क्या होता है, टी क्या होता है, हमने डिस्कस किया है टेंजेंट की इक्वेशन लिखते समय। उन्हीं सभी चीजों को एक बार फिर से हम आज के लेक्चर में इस्तेमाल करेंगे। सो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि आपके पास में अगर सर्कल का इक्वेशन गिवन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये आपका सर्कल का इक्वेशन है, देन हम क्या कहते हैं कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया जो भी कुछ एक्सप्रेशन है उसको आप एस बोलो। ठीक है ना? एस क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम बेसिकली एस कहते हैं, राइट? अब आपको अगर कोई एक पॉइंट दिया हुआ है ना, लेट से आपको P पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो आप अब क्या कर सकते हो? आप या तो ये पॉइंट डायरेक्टली उठा के इसके अंदर डाल सकते हो या फिर इसकी मदद से ट्रांसफॉर्मेशंस करवा सकते हो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का। ठीक है ना? सो अगर आपने डायरेक्टली उठा के पॉइंट अगर डाल दिया है तो उसको हम यहां पर कहेंगे S1, जिसका वैल्यू क्या बनेगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, राइट? सो ये कोई कांस्टेंट क्वांटिटी बेसिकली आपका निकल कर आता है विच इज बेसिकली S1 के बराबर। एंड ऐसे ही आपका t वाला जो एक्सप्रेशन निकल कर आएगा वो कैसे बनेगा? एक्स स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म करना है x1 y1 की मदद से, तो यहां पर आ जाएगा x1, y स्क्वायर की जगह आ जाएगा y1, x की प्लेस में आता है x प्लस x1 अपॉन 2, एंड वैसे ही आपका जो y है उसके प्लेस में आता है y प्लस y1 अपॉन 2। सो इफ यू नो दीज थिंग्स, है ना, S1 और T अगर आप जानते हैं, तो आज जो हम यहां पे आइडियाज पढ़ने वाले हैं उन सभी के रिजल्ट्स इन तीन वैल्यूज के ऊपर ही डिपेंड करने वाले हैं। ठीक है ना? दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्विकली अंडरस्टैंड कि यार ये सारी चीजें, है ना, कैसे निकल रही है। S1 मतलब पॉइंट डाल देना है और T का मतलब है कि हमें यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करना है। ठीक है ना? लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल आइडिया। लेंथ ऑफ टेंजेंट से स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में हम ऑब्वियसली कॉर्ड की इक्वेशन पर ट्रांजिशन करेंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट भी इनफैक्ट आपको यहां पर जो होता है, पहली बात समझ लो कि क्या है, कि अगर आप किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाते हो, सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक की जो दूरी है उसको हम बेसिकली लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। मतलब एक्सटर्नल पॉइंट आपके उसमें गिवन होना चाहिए, एक सर्कल गिवन होना चाहिए, तो आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली टेंजेंट का जो लेंथ आएगा उसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी। एंड ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपका निकल कर आता है ये भी S1 पर ही डिपेंड करता है, एंड वो कितना है? वो रूट S1 के बराबर आपका वैल्यू आता है। ठीक है ना? दैट्स हाउ इजी टुडेज डिस्कशन इज गोइंग टू बी, बिकॉज एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन द नोटेशंस जो भी हमने यहां पर देखे हैं। ठीक है ना? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कभी भी निकालना है तो रूट S1 बस इतना कर दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना? व्हाट वी आर नॉट डूइंग इज, हम यहां पे ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि ये कहां से आया। हालांकि अगर आप करना चाहो तो ऑब्वियसली बड़ा ही आसान सा है कि आप यहां पर ये बेस का वैल्यू निकालना चाहते हैं, जबकि हाइपोटेनस आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको सर्कल का इक्वेशन गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो सेंटर आप निकाल सकते हो। सेंटर से आपका डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके CP आ जाएगा। रेडियस आप निकाल सकते हो क्योंकि सर्कल का इक्वेशन आपके पास में है, तो CP आ गया, रेडियस आ गया, पाइथागोरस थ्योरम से आपके उसमें L आ जाएगा। ठीक है ना? जब वो कैलकुलेशन कंप्लीट करोगे तो आपको अल्टीमेटली फील होगा कि यार फिर तो ये जो एक्सप्रेशन बना है इसको तो हम जानते ही हैं, राइट? सो इसलिए हम यहां पर इसको डायरेक्टली इस तरह से याद रखते हैं, रूट S1 आपकी वैल्यू क्योंकि निकल कर आती है इसलिए। ठीक है? चलिए, सो आपका सवाल कैसे आ सकता है? इफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट if the tangent at the point P on the circle this meets the straight line this at Q on y-axis। ठीक है ना? तो हमारे यहां पे फिगर पहले बना लेते हैं। एक सर्कल है, इसके ऊपर किसी पॉइंट पे हमने बना दी है टेंजेंट। ठीक है? इसके ऊपर किसी पॉइंट पे हमने बना दी है टेंजेंट। किस पॉइंट पे बनाई है? P पॉइंट पे बनाई है। ठीक है? ये क्या करता है? meets the straight line this at a point Q on y-axis। तो आपकी जो लाइन अब यहां पे फर्दर अवेलेबल है ना, वो कौन सी है? वो लेट से ऐसी कुछ लाइन है। ठीक है ना? इस लाइन को ये मीट करता है Q पे, जो कि y एक्सिस के ऊपर ही मीट कर रहा है। समझ रहे हो यहां पर कंडीशन कितनी बढ़िया है कि आपकी जो y एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन पॉइंट इस व्हाइट लाइन का आ रहा था, इस व्हाइट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो y एक्सिस के साथ में आ रहा था
वही सेम इंटरसेक्शन पॉइंट आपको यहां पे इस टेंजेंट के साथ भी मिल रहा है, ठीक है ना। एक बार फिर से सोच के देखो, आप ये पर ये जो पर्टिकुलर चीजें पढ़ रहे हो, क्या उसका फिगर ऐसा ही बनना चाहिए। इफ द टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन द सर्कल दिस मीट्स द स्ट्रेट लाइन, व्हाइट कलर से जो आपको नजर आ रही है, मीट्स द स्ट्रेट लाइन दिस एट पॉइंट Q ऑन द वाई एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस मतलब ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस के ऊपर ही आपका यहां पर ये Q पॉइंट भी आपको मिल रहा है, ठीक है ना। देन द लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, सो आपको यहां पे पी क्यू का लेंथ अगर निकाल के बताना है, सो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट ही तो हुआ, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट ही हुआ है अगर आपने टेंजेंट क्यू से बनाने का सोचा है तो। सो क्यू हम निकाल लेते हैं। क्यू बेसिकली क्या है, ये जो आपका ब्लू लाइन है और जो आपका व्हाइट लाइन है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी तो है, तो ये दोनों चीजें तो हमें पता ही है। वाई एक्सिस है मतलब x इक्वल टू 0 है, और लाइन के अंदर अगर मैं x इक्वल टू 0 डालता हूं तो 5 के साथ में यहां पे 0 -2 के साथ में y एंड देन 6 इज इक्वल टू 0, तो यहां से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। सो 0,3 बेसिकली आपका क्या बन गया है, आपका Q पॉइंट बन गया है। Q पॉइंट आ गया आपका 0,3 के बराबर। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, Q की मदद से S1 निकाल सकते हो और उसका अंडर रूट कर दोगे तो आपके इसमें क्या आ जाएगा, अंडर रूट करके आपके इसमें जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो भी आ जाएगा। क्लियर है, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो आपको निकालना है रूट ऑफ S1 की मदद से निकलता है। रूट ऑफ S1 के लिए जो सर्कल का इक्वेशन इस्तेमाल होगा वो ये वाला है। अच्छा, यहां पर सारी चीजें एक तरफ लेके जाना है, ये याद रखना हमेशा, ठीक है ना, कि आपका S का वैल्यू एग्जैक्टली क्या बनेगा। S का वैल्यू अगर आप यहां पे देखते हैं तो बनेगा x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 6y माइनस 2, ठीक है ना, एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ऑलराइट, सो इफ दिस इज S तो हमारे पॉइंट की मदद से S1 कितना आएगा, 0 एंड 3 अगर मैं यहां पे डालता हूं तो 9, उसके बाद में 18 एंड देन -2, सो दैट इज गिविंग अस 5 एज द आंसर, और यही इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर PQ के लिए बनेगा। राइट, चलिए, तो आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट यहां पे PQ से डिनोट किया गया है, PQ का आंसर आपका 5 के बराबर आया है। ऐसे ही कुछ सिंपल टॉपिक्स और यहां पे कवर करते हैं, है ना, एंड जो आज के तीनों यहां पे इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं वो देखो यहीं पर आपके लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये कॉमन टॉपिक्स हेडिंग के साथ में इसलिए लिखे हैं क्योंकि एग्जैक्टली सेम फॉर्मुलेस जो आपको यहां पे नजर आ रहे हैं, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू s1 एंड s1 इक्वल टू t², यही सेम फॉर्मुलेस हमारे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कॉमन उस सेंस में है कि ये टॉपिक जो है आपके पास क्या क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वो हर बार इसी लॉजिक से लिखी जाती है, ठीक है ना। दैट्स हाउ अमेजिंग दिस टॉपिक इज। राइट, सो आपको अगर यहां पे कंडीशन ऐसी दी है कि मैं अगर एक सर्कल दे देता हूं और एक एक्सटर्नल पॉइंट आपको प्रोवाइड करूं, तो ऑब्वियसली आप यहां से दो टेंजेंट्स बना सकते हैं। दो टेंजेंट्स अगर आप बना रहे हैं तो आपके इसमें दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्रिएट होंगे, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड होगी उसका नाम क्या रखा है हमने, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो है ये हमारी क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। और अगर आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालना चाहते हो देन वो इक्वेशन कैसे निकल कर आती है, t इक्वल टू 0 से डायरेक्टली निकल कर आती है, ठीक है ना। अगेन ये इतना सिंपल है और इतना जो है कन्वीनियंटली सभी फिगर्स के अंदर लग रहा होता है कि मैं इसके ज्यादा डेरिवेशन के अंदर नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन आपका यहां पर जो फिगर है आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली फिगर कहां दिख रहा है। आपका एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल लाई करने वाला पॉइंट है, वहां से आपने टेंजेंट्स बनाई है, दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आए हैं और उनको ज्वाइन करके कॉर्ड बनी है, उसको हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोला है। उसकी इक्वेशन अगर आपको निकालनी है तो आप t इक्वल टू 0 से निकाल सकते हो, मतलब आपको ट्रांसफॉर्म करना है इस सर्कल की इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट। अब हमने जब टेंजेंट की इक्वेशन लिखी थी तो हमने बोला था कि आपका पॉइंट हमेशा कहां लाई करना चाहिए, सर्कल के ऊपर लाई करना चाहिए, तभी आप यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। दैट्स वाई जब यहां पे t बोला जाता है तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला भी था कि t आइडियली डज नॉट स्टैंड फॉर टेंजेंट, t स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। सो आप यहां पे अगर अपने s को ट्रांसफॉर्म करके इक्वल टू 0 कर देते हो और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर आप यहां पे p पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हो जो कि बाहर लाई कर रहा है, तो उससे एक इक्वेशन तो जनरेट हो ही रही है। वो इक्वेशन कौन सी है, वो बेसिकली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है। अगर ये पॉइंट आपका सर्कल के ऊपर वाला पॉइंट बन जाए तो आप अगर ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो आपको यहां पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्टली टेंजेंट का ही इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये ओवरलैपिंग आपके कॉन्सेप्ट डेफिनेटली हैं। सर डिपेंड करता है किस पे कि आपका पॉइंट बेसिकली सर्कल के ऊपर गिवन है या सर्कल के बाहर गिवन है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आपको यहां पे ऐसी कंडीशन दी है कि मुझे इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालना है जिसका मिड पॉइंट का लोकेशन मुझे पता है, राइट। सो हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि मिड पॉइंट का लोकेशन अगर लेटर से x1 y1 है, ठीक है ना, और आपको अगर x1 y1 से अब यहां पे पास होते हुए कॉर्ड जो है वो लिखनी है, तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर कॉर्ड ही आपकी बन पाएगी, राइट। क्योंकि हमें जानते हैं कि एक पर्टिकुलर कॉर्ड के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप डालते हो तो मिड पॉइंट पे जाके मिलता है।
सो ये वाला जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है ये केवल ए बी के ऊपर ही आ पाएगा। कोई दूसरी कॉर्ड अगर मैं यहां पे एम से पास होने वाले बना दूं तो वहां पे वो परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं होगा। अगर मैंने यहां पर ये लाइन अगर लेटर से बना दी, सो परपेंडिकुलर ड्रॉप तो एक्चुअली यहां कहीं गिरेगा आपका, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा आपका मिड पॉइंट। सो अगर आप यहां पे मिड पॉइंट फिक्स कर देते हो, सर्कल फिक्स कर देते हो, तो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉर्ड ही आपको मिलेगी, है ना। एक पर्टिकुलर इक्वेशन ही आपको यहां पर मिलने वाली है। वो इक्वेशन जो होती है वो t इज इक्वल टू S1 की मदद से निकलती है ना। मतलब ये ए बी वाली इक्वेशन का जो इक्वेशन है, मतलब ए बी वाले फिगर का जो इक्वेशन है वो आपका कैसे निकलेगा, t इज इक्वल टू S1 से निकलेगा। अगेन ये कहां से आया, करने के लिए आप यहां पे कर सकते हो कि आपको यहां पे सर्कल दे दिया है, आपको यहां पे मिड पॉइंट क्या होना चाहिए कॉर्ड का वो दे दिया है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, यहां पे आप बेसिकली OM का स्लोप निकालोगे और फिर परपेंडिकुलर है इसलिए AB का स्लोप m1 m2 इज इक्वल टू -1 से निकालोगे। m1 m2 इज इक्वल टू -1 से आपके यहां पे स्लोप आएगा, फिर उसके बाद में आपका m जो है वो तो अवेलेबल है ना ऑलरेडी। कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, एक ऐसे कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है जिसका मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है ना। सो पॉइंट m गिवन है, स्लोप आपने m1 m2 इक्वल टू -1 से निकाल लिया, तो आप यहां पे इसकी इक्वेशन लिख सकते हो। लेकिन ये जो आप प्रोसेस पूरा कर रहे हो ये भी अपने आप में सिंपल है, इसमें भी कोई खास मुश्किल बात नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा डायरेक्ट आइडिया क्या है कि t इक्वल टू S1 का आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। t मैंने आपको बता ही दिया है क्या होता है, S1 मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है स्टार्टिंग में। सो बस t इक्वल टू S1 लिखने से आपको जो वैल्यू मिलती है वो क्या है, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट की वैल्यू मिलती है। लेकिन अब यहां पे ध्यान दो कि इस बार आपको जो गिवन पॉइंट है m वो अंदर लाई करने वाला पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना। पहले वाले सिनेरियो में जो P पॉइंट गिवन है वो बाहर लाई करने वाला होना चाहिए, यहां पे अंदर लाई करने वाला पॉइंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। एंड वैसे ही अगर आपको पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखना है तो वो S1 इक्वल टू टी स्क्वायर करके आती है, जहां पर S1 और T ये वही नोटेशन है जो स्टार्टिंग में हमने कवर किए थे, राइट। आपके यहां पे S क्या होगा, सर्कल की इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका यहां पे पूरा एक्सप्रेशन होता है वो S1 मतलब क्या होगा कि ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो आपने सर्कल की इक्वेशन में डाल दिया है लिटरली। एंड देन T मतलब आपने इस पॉइंट की मदद से अपने सर्कल को ट्रांसफॉर्म किया है। ये जो थर्ड वाला पार्ट है, हालांकि ये तीनों चीजें साथ में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन आप अगर अपने PYQs को अगर नोटिस करोगे तो इसके ऊपर कभी भी सवाल वैसे नहीं पूछे जा रहे हैं। क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं उसका भी रीजन काफी स्टैंडर्ड है कि यहां पर ये जो इक्वेशन निकाल कर देता है पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन निकाल कर देता है। और टेंजेंट मतलब क्या है, लाइन है, मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन निकाल कर देगा। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अपने आप में ही जो है ज्यादा पूछा नहीं जाता है, राइट। सो इसलिए पेयर ऑफ टेंजेंट्स तो और भी यहां पर जो है ज्यादा जो है उसी का एक सबसेट हो गया ना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से ज्यादा नहीं पूछा जा रहा, पेयर ऑफ टेंजेंट्स के ऊपर सवाल आना इसलिए थोड़ा सा यहां पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन पता करके रख लो S1 इक्वल टू टी स्क्वायर अगर आप लिख दोगे तो जो यहां पे जनरेट होगा ये इनके पेयर की इक्वेशन होगी। लेकिन पेयर की इक्वेशन अगर है तो अगेन ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 नहीं निकाल के देगा। ये आपको जो इक्वेशन निकाल के देगा ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन आपकी होगी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो आपको अगर अलग अलग इक्वेशंस निकालनी है, अगर आपको अलग अलग इक्वेशंस निकालनी तो उसको फैक्टराइज करके आपको यहां पे अलग अलग इक्वेशंस निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो बेटर क्या होता है, अगर आपको यहां पे पेयर ऑफ टेंजेंट्स चाहिए लेकिन अलग अलग चाहिए, आपको यहां पे एक सिंगल इक्वेशन डिग्री 2 की नहीं चाहिए, आपको यहां पर PT का इक्वेशन अलग से चाहिए, PT1 का इक्वेशन अलग से चाहिए, PT2 का इक्वेशन अलग से चाहिए, ठीक है ना। तो हमने जो पिछले वीडियो में यहां पे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लिखने वाला थॉट इस्तेमाल किया है वो यहां पे यूज करना ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना, रादर देन यूजिंग S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। याद करने की कोशिश करो हमने क्या बोला था कि अगर कोई पॉइंट है यहां पे x1, y1, शायद हमारा जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर 0,1 या 1,0 जैसा कोई पॉइंट था जहां से हमें क्या करना था, दो टेंजेंट्स बनानी थी। तो हमने बोला कि देखो पॉइंट तो पता ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे मान लेते हैं कि m स्लोप है हमारे टेंजेंट का, तो हम यहां पे स्लोप पॉइंट फॉर्मेट में एक लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब वो लाइन क्योंकि टेंजेंट होना चाहिए इसलिए सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप की वैल्यू एक्जैक्टली किसके बराबर कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉप की वैल्यू रेडियस के बराबर कर दो। तो यहां से आपको m पता चल जाता है कि वो m की वैल्यू कितनी होगी। इस प्रोसेस से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो आपके इसमें कंबाइंड पेयर की इक्वेशन नहीं आती है, आपके इसमें अलग अलग इक्वेशन आती है जो ज्यादा फेवरेबल है हमारे सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है ना। जेईई मेन जे एडवांस के अंदर इस तरह की अलग अलग इक्वेशंस निकालना एक बार के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा रादर देन द कंप्लीट पेयर, ठीक है ना। लेकिन तीनों में ही क्योंकि सिंपल नोटेशंस आपके इस्तेमाल करने से इक्वेशंस रेडी होती हैं, इसलिए हम यहां पर इनको साथ में पढ़ते हैं। एंड ये जो कॉमन टॉपिक्स हैं, है ना, आप इनकी इक्वेशन अगर आज याद कर रहे हो तो पैराबोला के अंदर भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आपको t इक्वल 0 से ही लिखना है। वहां पे लेकिन क्या चेंज हो जाएगा, वहां पर आपका जो ओरिजिनल s है वही चेंज हो जाएगा, तो उसको ट्रांसफॉर्म करके जो इक्वेशन बनेगी वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। सो इसलिए यहां पर जो है नोटेशन के फॉर्मेट में आपको यहां पे हमेशा सेम वैल्यूज मिलती हैं फॉर दीज टॉपिक्स। लेकिन जो कैलकुलेशन होता है उसके अंदर क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपका यहां पर इक्वेशन ऑटोमेटिकली चेंज होते जाता है क्योंकि आपका कर्व अलग आएगा,
तो ट्रांसफॉर्मेशन का एक एक्सप्रेशन भी अलग आएगा। तो आपकी यहां पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन भी अलग अलग यहां पर बनती रहेंगी, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन ये है आपका मेजर आज का लर्निंग पॉइंट, ठीक है ना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, उसकी इक्वेशन कैसे दिखती है, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट कैसे दिखती है, उसकी इक्वेशन क्या है, एंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, S(n=t² वाली इक्वेशन कर सकते हो। करना नहीं है ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। बेटर ये होता है कि हम अलग अलग लाइंस की इक्वेशन निकाल लें, ठीक है ना, क्योंकि अगर अलग अलग लाइन की इक्वेशन आपने निकाल ली, उसके बाद में अगर आपको पेयर निकालना भी है तो भी आप दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। पेयर ऑफ लाइंस का मतलब यही होता है कि आपने L1 L2 को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो उससे आपकी पेयर की इक्वेशन बन जा रही है, ठीक है ना। अब ये टॉपिक पढ़ने में जितना आसान है, याद रखने में जितना आसान है, सवाल लेकिन एकदम ही इंटरेस्टिंग इसके ऊपर बन जाते हैं, ठीक है ना। सो मेक श्योर कि आप यहां पर थोड़ी प्रैक्टिस इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर डेफिनेटली करें, ठीक है ना। सवाल देखो हमारे पास भी यहां पर जो आज लेक्चर में है वो काफी बढ़िया बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। सवाल पहला वाला क्या है, द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट। द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं कॉर्ड्स। द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ऑब्वियसली मतलब जो आपके कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट को करस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो इस पेयर ऑफ टेंजेंट को करस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है ना। तो अपने क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है उसके अंदर पेयर ऑफ टेंजेंट्स आ रहा है, तो उसका इस पेयर ऑफ टेंजेंट से सच कोई मतलब नहीं है ना, कोई रिलेशन नहीं है ना। मेन यहां पर कहना क्या चाहते हैं कि यार जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स आपने बनाई है उनकी मदद से जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आपको मिल रही है उसकी बात कहीं ना कहीं चल रही है, ठीक है ना। द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट of the pair of tangents drawn from each point on the line this to the circle this always pass through a fixed point a, b। तो फिक्स पॉइंट की वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड आपका जो आइडिया है उसको पहले यहां पे समझो। आपने एक सर्कल पकड़ा x² + y² = 1। उस सर्कल पे आपने क्या किया है, उस सर्कल पे आपने एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स बनाइए, पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाइए। अब जो आपने पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाई है उनकी मदद से आपका यहां पे एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जनरेट हुआ है। वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आप एक बार प्लॉट करके रख लो, ठीक है ना। सो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लेटर से ऐसा कुछ आया है, राइट। अब ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आपको मिला है, लेटर से इसको अगर मैं ए बी नाम देता हूं, ये बाहर वाले पॉइंट को अगर मैं लेटर से पी नाम देता हूं, ठीक है ना। सो हम क्या कह रहे हैं कि यार ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगी। क्यों, क्योंकि ये भी हमने जो पॉइंट पकड़ा है ये रैंडमली नहीं पकड़ा है, ये इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट है आपका, ठीक है ना। तो लाइन कैसी आप बना सकते हो, लेटर से आपने लाइन बना दी कुछ ऐसी, ऑलराइट। लेट से कोई एक लाइन थी मेरे पास में, इस लाइन के ऊपर लाई करने वाले मैंने अलग अलग पॉइंट्स बेसिकली कंसीडर करना है, ठीक है ना। इस लाइन के ऊपर लाई करने वाले अलग अलग पॉइंट्स है, अभी मैंने इस पॉइंट को कंसीडर किया, यहां से टेंजेंट्स बनाए, उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन किया, वो वाली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गई। ऐसे में कोई दूसरा पॉइंट भी पकड़ सकता हूं, है ना। लेट से आपने यहां पे दूसरा पॉइंट पकड़ना है तो दूसरा पकड़ लो, ठीक है ना। लेट से आपने यहां से क्या बना है, अपने टेंजेंट्स बनाइए लेटर से, ठीक है। सो यहां से टेंजेंट लेटर से आपकी इस तरह से बनी है। तो यहां से जो आपकी टेंजेंट बनी है उसकी वजह से आपका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आए हैं वो कौन कौन से हैं, आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इस बार ये वाले और ये वाले आए हैं, ठीक है ना। तो इनको ज्वाइन करके भी क्या बनेगा, एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा। सो यू कैन सी कि अच्छा ये वाली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है ना कहीं से तो बेसिकली पास हो रही है, ठीक है ना। बट इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो काफी स्पेशल है। वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है उसके लिए हम यहां पर कह सकते हैं कि अच्छा ये इंटरसेक्शन पॉइंट बेसिकली दोनों पे लाई कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात ये नोटिस करोगे कि ये काफी स्पेशल पॉइंट रहेगा। अगर आप तीसरा पॉइंट भी पकड़ के यहां पे अपनी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाओगे और फिर अपना यहां पे है ना नोटिस करोगे तो वो भी इसी पॉइंट से बेसिकली पास होने वाला है। ऐसा क्वेश्चन हमें कह रहा है, क्वेश्चन हमें ऐसा कह रहा है, ठीक है ना, कि कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट, द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ईच पॉइंट। हर पॉइंट आपको यहां पर पकड़ना है। अभी तो हमने पी एंड क्यू दो ही पॉइंट्स पकड़े हैं जिसकी वजह से ए बी और सी डी आपके यहां पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जनरेट हुए हैं, ठीक है ना। ये बीच में ओ मान लेते हैं हमारे यहां पे वो पॉइंट है जहां से हमेशा ही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पास होने वाला है, ठीक है ना। तो उसका कोऑर्डिनेट अगर a, b है तो हमें यहां पर बताना है कि a by b का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। सो हम क्या कर सकते हैं यहां पे अपना जो पॉइंट है, अच्छा यहां पर इसको क्यों लिखना है, जो हमारे यहां पर पॉइंट है अभी के लिए इसको एक जनरलाइज तरीके से लिख लेते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे x का वैल्यू अल्फा लेता हूं तो y का वैल्यू क्या ले सकता हूं, 4 - 2 अल्फा ले सकता हूं, क्योंकि आपका जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए। सो x का वैल्यू अगर अल्फा है तो y का वैल्यू 4 - अल्फा एकदम सही बैठ रहा है बेस्ड ऑन द इक्वेशन। अब मैं अगर इसकी मदद से t = 0 लिख लूं तो मेरे पास में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही तो आएगा, लेकिन वो कोई पर्टिकुलर कॉर्ड नहीं आएगी, वो अल्फा के टर्म्स में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का एक तरीके से स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, ठीक है ना, कि पॉइंट हमेशा इसके ऊपर लाई कर रहा है और उसकी मदद से जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेंगे उनका स्ट्रक्चर क्या होगा वो हमें पता चलने वाला है बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ t = 0, ठीक है ना। सो सर्कल क्या पकड़ना है, अगर आप यहां पे s लिखना चाहते हैं पहले तो लिख सकते हैं, विच इज x² + y² - 1, ये आपका s है।
t इक्वल टू 0 हमें करना है, ये हम जानते हैं। पॉइंट जो आपको इस्तेमाल करना है वो आपका कितना है, अल्फा कॉमा 4 माइनस 2 अल्फा, ठीक है ना। सो लेट अस मेक द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप करोगे तो एक्स स्क्वायर के प्लेस में एक्स x1 एंड देन वाई स्क्वायर के प्लेस में वाई y1 एंड कांस्टेंट वैसा का वैसा इक्वल टू 0, ये बन गया आपका इक्वेशन। सो यहां से आप ये नोटिस करते हो कि आप अल्फा के साथ में x माइनस 2y नोटिस कर पा रहे हो एंड देन विदाउट अल्फा आप 4y माइनस 1 नोटिस कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट क्या आ गया है, ये फैमिली का फॉर्मेट आ गया है। आपने यहां पे इन जनरल एक ऐसा फॉर्मेट जनरेट किया है जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट वो बन गया है एक फैमिली। तो एक फैमिली ऑफ लाइन हमेशा किससे पास होता है, जो कंस्टिट्यूएंट आपकी यहां पे L1 L2 होती है उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहीं से आपकी बार बार फैमिली पास हो रही होती है, ठीक है ना। तो यही रीजन है कि यहां पर इस तरह से हम चीजें नोटिस कर पा रहे हैं कि आपके कोड ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास क्यों होगी, बिकॉज वो इस लाइन और इस लाइन से बनने वाली जो फैमिली है उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4, और यहां पे अगर आप x इनपुट में डाल y इनपुट में डाल के x कैलकुलेट करते हो तो आ जाएगा 1/2। मतलब आपका यहां पे जो a है, a, b है, वो कितना आ जाएगा 1/2, 1/4 ऐसा आने वाला है, ठीक है ना। y का जो वैल्यू निकल रहा है 1/4 वो b का वैल्यू होना चाहिए, एंड जो यहां पे x का वैल्यू निकल रहा है 2y करके विच इज 1/2 वो a का वैल्यू होना चाहिए। तो a अपॉन b का वैल्यू हमें निकाल कर बताना है, तो वो कितना आ जाएगा, ये आपका 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका सवाल सॉल्व करने का तरीका बनता है। क्लियर है? ऑलराइट। लाइन पकड़ी, लाइन के ऊपर मल्टीपल पॉइंट्स हैं, मल्टीपल पॉइंट से कोई फिक्स पॉइंट नहीं है तो हमने यहां पे भी एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया। फिर हमें टेंजेंट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिखना है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन t इक्वल टू 0 से आती है, ठीक है ना। एंड t इक्वल टू 0 से जो हमने इक्वेशन जनरेट करी उसमें एक फैमिली हमें नजर आई, तो फैमिली हमेशा ही कहां से पास होती है, L1 L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है। ऐसा हमने यहाँ पे अपना लॉजिक लगाया। ये वाला सवाल देखो, ये भी सवाल जो है काफी बढ़िया सवाल है, लोकस का सवाल है, ठीक है ना। समझ में आना चाहिए कि यार यहाँ पर हमने क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है ना। एंड इसके लिए मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करना ही जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप बार बार भी पढ़ लोगे तो भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले से सॉल्व किए हुए क्वेश्चन का ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। केवल कॉन्सेप्ट आपको हेल्प नहीं करेगा। क्वेश्चन क्या है, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल दिस विच टचेस द सर्कल दैट। तो पहली बात तो यहां पर दो सर्कल्स हैं। पहला वाला सर्कल जो है उसका सेंटर अगर आप देखते हो तो 0 0 पे है, एंड पहले वाले सर्कल का रेडियस r1 जो है वो आपका a के बराबर है, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो यहां पर तो हम इसको डायरेक्टली देख ही सकते हैं। सेकंड वाला जो आपका सर्कल है अगर आप देखोगे तो वो बेसिकली x² प्लस y² माइनस 2ax इक्वल टू 0 के बराबर है। तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो अगर आप देखते हो तो सेंटर कितना आ जाएगा इसका, लेट से C2 से ही हम इसका सेंटर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो -2 से डिवाइड करके a एंड देन y की वैल्यू तो 0 है, एंड अगर रेडियस को मैं r2 से रिप्रेजेंट करता हूं तो कितना आ जाएगा, रेडियस आपका यहाँ पे अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस कांस्टेंट, मतलब ये आपका a के बराबर ही बन रहा है वैसे तो, ठीक है ना। कैलकुलेशन करके देखो, अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस कांस्टेंट, तो a आपका यहां पर रेडियस का वैल्यू निकला है, ठीक है ना। सो इसलिए इस तरह का स्ट्रक्चर आपको यहां पे सर्कल का देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है ना, कि आपका जो पहला सर्कल है उसका रेडियस a है, तो यहां से ओरिजिन से यहां तक की दूरी a के बराबर है, ठीक है ना। एंड देन जो आपने सेकेंड सर्कल का सेंटर निकाला है, सेकेंड सर्कल का जो आपने सेंटर निकाला है वो भी a, 0 पे ही है। मतलब पहला सर्कल जो है वो दूसरे सर्कल के सेंटर से पास करता है और दूसरा सर्कल जो है वो पहले सर्कल के सेंटर से पास करता है। इस तरह से आपको सुंदर सा एक फिगर मिल रहा है, ठीक है ना। तो फिगर तो आप लोग बना ही लोगे एक बार आपने अगर ये कैलकुलेशन कर ली है तो। ओके, सो हमने अपना जो स्ट्रक्चर है वो अभी यहां पर लॉक कर लिया है कि हाँ इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। अभी कहना क्या चाहता है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल दिस विच टचेस द सर्कल दैट। एक ऐसा कॉर्ड है, सुनो ध्यान से, एक ऐसा कॉर्ड है जो आगे जाके इस सर्कल को टच कर रहा है। कौन से सर्कल को, सेकंड सर्कल को। तो ये टच कर रहा है लेटर से इस पॉइंट पे P, एंड जो आपने यहां पे कॉर्ड बनाई है वो है लेटर से A और B। सो ये जो आपकी कॉर्ड है राइट, उस पे आपको क्या करना है, उसके एक्सट्रीमिटीज पे अभी आपको यहां पे टेंजेंट्स बनवानी है, ठीक है ना। सो यहां पे अगर आप टेंजेंट्स बनवाते हो, सो एक टेंजेंट जाएगा A के ऊपर और एक टेंजेंट जाएगा B के ऊपर। तो ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आया है इसका लोकस आपको निकालना है, ठीक है ना। लेट अस इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं एंड लोकस निकालना है तो इसको H, K नाम दे देते हैं, ठीक है। समझ में आया, ये आपका फिगर है, ये आपका फिगर है। लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
ऑफ द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल दिस विच टचेस द सेकेंड सर्कल, मतलब सेकेंड सर्कल को टेंजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको सॉल्व अगर करना है, समझो यहां पर कि स्टार्टिंग पॉइंट आपने एक्चुअली आर को पकड़ना है। इट लुक्स लाइक कि एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट पी होना चाहिए, क्योंकि पी से आपने यहां पे टेंजेंट बनाई, उससे एक कॉर्ड बनी, कॉर्ड से इंटरसेक्शन पॉइंट आया, कॉर्ड के ऊपर इंटरसेक्शन पॉइंट जो है उसको हमने टेंजेंट के लिए इस्तेमाल किया और फिर टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। लेकिन इस तरह से स्टार्ट करेंगे तो आपके इसमें पी है नहीं एक्चुअली, ठीक है ना। आपके इसमें यहां पे इस पूरे फिगर में अगर कोई पॉइंट मार्क्ड है तो वो एच कॉमा के है, और एच कॉमा के में ही आपको इक्वेशन चाहिए। तो जब भी लोकस के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि हम जितने जल्दी एच कॉमा के को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं अपने कैलकुलेशन में, उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है ना। सो आप अगर एच कॉमा के को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो आप क्या बोलते हो कि अच्छा ठीक है, यही है वो पॉइंट जिसका मुझे लोकस निकालना है, तो मैं तो इसको गिवन पॉइंट की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देता हूं। तो इस पॉइंट के नजरिए से, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, आपका क्या होना चाहिए, आर पॉइंट होना चाहिए। आप आर पॉइंट पे खड़े होकर अगर देख रहे हो अपने स्ट्रक्चर को, तो आपको क्या नजर आ रहा है कि ए बी आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये नजर आ रहा है। अगर आप आर के पर्सपेक्टिव से देखते हो और ए बी को देखते हो तो ए बी क्या है, ए बी बेसिकली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, मतलब टी इज इक्वल टू 0 से आप ए बी का इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यही हम करना चाहेंगे। सर्कल सबसे पहले हम पिक करेंगे कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो पॉइंट हम पिक कर रहे हैं आर, वो कौन सा है, एच कॉमा के। एंड इस कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या लिखना चाहते हैं, टी इज इक्वल टू 0 लिखना चाहते हैं। टी इज इक्वल टू 0 लिखने से आएगा क्या, ए बी का इक्वेशन आएगा, ये ध्यान रखना, ए बी का इक्वेशन आएगा टी इक्वल टू 0 लिखने से, राइट। सो करते हैं यहां पे एच और के की मदद से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। सो एच एक्स प्लस के वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ये क्या आ गया आपका, ये आपका बेसिकली ए बी का इक्वेशन आ गया। लेकिन ये जो ए बी का इक्वेशन आया है, ये आगे जाके इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि यार वो तो टच कर रहा है आपके नेक्स्ट सर्कल को। अगर ये नेक्स्ट सर्कल को टच कर रहा है मतलब ये टेंजेंसी की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। टेंजेंसी की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप डालता हूं तो वो रेडियस के ही बराबर होना चाहिए, और रेडियस है कितना आपका, ए यूनिट्स के बराबर है ना। इस सर्कल का भी रेडियस ए यूनिट्स के बराबर है। तो आप यहां पे इस लाइन को पकड़ो, सेंटर आपको यहां पर C2 पता है, a, 0 है। सो a, 0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप का लेंथ इसके ऊपर a के ही बराबर आ जाना चाहिए, राइट। सो हम लाइन कौन सी पकड़ रहे हैं, लाइन पकड़ रहे हैं एच एक्स प्लस के वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। जो पॉइंट पकड़ रहे हैं वो C2 है विच इज a, 0, एंड जो रेडियस पकड़ रहे हैं वो a के ही बराबर है, ठीक है ना। सो परपेंडिकुलर ड्रॉप की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एच ए प्लस 0 माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर के अंदर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये जो है ये आपको a के ही बराबर मिलना चाहिए जो आपका रेडियस है, ठीक है ना। सो यू कैन कैंसिल 1a आई गेस, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। सो h माइनस a का मॉड शुड बी सेम एज अंडर के अंदर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है ना। एंड नाउ यू कैन बेसिकली स्क्वायर बोथ साइड्स। अगर आप स्क्वायरिंग करवाते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, ध्यान से देख लो। ऑलराइट, ए स्क्वायर हमारे यहां पे चल रहा है, लेट मी जस्ट चेक। हाँ जी, a, 0, a, 0 से हमने यहां पर जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप डलवाया है। ऑलराइट, सो आपका यहां पे जो स्क्वायरिंग करवा के कैलकुलेशन आ रहा है वो कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ah, एंड राइट हैंड साइड में आ जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सो बेसिकली एच स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड आउट। सो आपका यहां पे जो के स्क्वायर का वैल्यू निकला है उसमें आप यहां से a कॉमन निकाल के इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस 2h बोल सकते हैं, ठीक है ना। एंड नाउ इफ यू बेसिकली कन्वर्ट दिस इनटू xy, तो यही तो आपका लोकस का आंसर होना चाहिए। जल्दी बताओ, लोकस क्या होता है, लोकस बेसिकली h और k में जो फाइनल इक्वेशन आपकी बनती है वही आपका लोकस का वैल्यू होता है। सो फाइनल इक्वेशन आपकी यहां पर आ जाएगी जब मैं h और k को x और y से रिप्लेस करूंगा रिस्पेक्टिवली। सो दिस शुड बी आवर फाइनल रिजल्ट, ठीक है ना। y स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a माइनस 2x, है ना। तो a ऑप्शन यहां पर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। स्टार्ट देखो लेकिन क्वेश्चन को कहां से किया है हमने, ठीक है ना। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उस पॉइंट को क्योंकि हमने h के मार्क करके रखा है तो हम चाहेंगे कि वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो, ठीक है ना। इस सवाल में अगर आपको चीजें समझ में आई हैं कि लोकस के साथ में डीलिंग्स कैसे करते हैं, तो अगला सवाल फिर से देखो, ये भी आपका एक तरीके से लोकस का ही सवाल है, ठीक है ना। फ्रॉम ओरिजिन chords are drawn to the circle this, find the locus of the mid points of these chords। लोकस का सवाल है,
इस बार मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड की बात चल रही है कहीं ना कहीं। ऑलराइट, सो हमारे पास में जो गिवन सर्कल है वो क्या है, उसका सेंटर आ गया है 1,0 पे एंड रेडियस आ गया है उसका 1 के बराबर। सेंटर आ गया है 1,0 पे, रेडियस आ गया है 1 के बराबर। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा बनेगा क्या कि एक्स एक्सिस पे उसका सेंटर है एंड ये ओरिजिन से तो पास कर ही रहा है ना, ओरिजिन से पास कर रहा है। ऐसा कुछ हम यहां पे इसको बना सकते हैं। C1 आ गया आपका 1,0, ये आ गया आपका ओरिजिन विच इज 0,0, राइट। अच्छा, फ्रॉम ओरिजिन कॉर्ड्स आर ड्रॉन टू द सर्कल दिस। हमने ओरिजिन से कॉर्ड्स बनाई, इसके ऊपर कॉर्ड्स बनाई। तो एक कॉर्ड ऐसी बन सकती है, एक कॉर्ड ऐसी बन सकती है, एक कॉर्ड ऐसी बन सकती है। ऐसे बहुत सारी कॉर्ड्स आप यहां पे बना रहे हो, राइट। जब आप इतनी सारी कॉर्ड्स बना रहे हो तो उनके कहीं ना कहीं मिड पॉइंट्स भी आएंगे। सो बहुत सारे मिड पॉइंट्स आपको बेसिकली मिलने वाले हैं, ठीक है ना, आपको बहुत सारे मिड पॉइंट्स मिलने वाले हैं। इन सब मिड पॉइंट्स का जो लोकस है वो आपको फाइंड करके बताना है। तो एक मिड पॉइंट ऑब्वियसली आपका यहां पे जो है सेंटर भी होने वाला है, ठीक है ना। तो ये जो आपको पर्पल कलर से यहां पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कहीं ना कहीं आपका आंसर बनने वाला है, ठीक है ना। इस तरह से कहीं ना कहीं आपके मिड पॉइंट्स का स्ट्रक्चर बनेगा, राइट। इसका लोकस आपको निकालना है। वैसे लोकस जब भी आपको कैलकुलेशन करना होता है तो आपको अगर दिखाई ना भी दे कि यार ये कैसे मूवमेंट है उसका, तो वो चलेगा हमें, ठीक है ना। लेकिन हमें मेन प्रोसेस नहीं भूलना है। मेन प्रोसेस क्या है कि मैं किसी एक पॉइंट को पकड़ूंगा और उसको h, k बोलूंगा, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको ऑलरेडी h, k बोल चुका हूं तो आई वुड वांट टू यूज h, k इन माय कैलकुलेशंस। दैट्स हाउ आई विल बेसिकली गेट माय आंसर, राइट। सो हम ये बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आपको यहां पे ऐसे बहुत सारी कॉर्ड्स बनाई हैं एंड उनके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो मैंने किसी एक कॉर्ड पकड़ा और उसका मिड पॉइंट h, k मैंने मार्क कर लिया है, ठीक है ना। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये कॉर्ड का मिड पॉइंट जैसे कि गिवन है, और अगर ऐसा लग नहीं रहा है तो ऐसा लगना चाहिए, ठीक है ना। दैट्स हाउ द कैलकुलेशन एक्चुअली स्टार्ट्स, ऑलराइट। कि इसका जो मिड पॉइंट है वो मेरे पास में गिवन है। तो मैं यहां पे OA का इक्वेशन अगर लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं T इज इक्वल टू S1 की मदद से लिख सकता हूं, क्योंकि ये इक्वेशन ही क्या है, ये कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट का ही इक्वेशन है। गिवन मिड पॉइंट कितना है आपका h, k के बराबर है, राइट। तो आप यहां पर सर्कल को पकड़ो पहले, तो सर्कल को आप यहां पे अच्छे से लिख लो, विच इज बेसिकली x² प्लस y² माइनस 2x इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि 1 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। सो अगर मैं यहां से इक्वल टू 0 हटा देता हूं सो दिस बिकम्स अवर s, राइट। S1 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं h, k की मदद से यहां पे ट्रांसफॉर्मेशंस करवा रहा हूं, ठीक है ना, तो आपका S1 का मतलब हो जाएगा कितना कि आपने h एंड k यहां पे इनपुट में डाल दिया है, राइट। एंड तो आपका जो आपका t होगा वो कितना हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन करवाओगे तो यहां पे x(x1) प्लस y(y1) एंड देन यहां पे x के प्लेस में x प्लस h/2 आएगा, ठीक है ना। यहां से 2 आप कैंसिल कर सकते हो। तो ये है वो बेसिकली आपके वैल्यूज s, S1 और t जिनको आप इस्तेमाल करोगे इस लोकेशन पे टू गेट योर आंसर, ठीक है ना। यहां से क्या आएगा आपका, यहां से आपका बेसिकली कुछ तो आएगा, लोकस डायरेक्टली आ जाएगा क्या, एक बार देखते हैं। आपके उसमें t जो है वो कितना आ जाएगा यहां पे xh प्लस yk एंड माइनस ऑफ x प्लस h। एंड राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा S1 क्या है आपका h² प्लस k² माइनस 2h। अब ये जो सारे ही कॉर्ड्स आप बना रहे हो ये कहां से बना रहे हो, ओरिजिन से बना रहे हो, ठीक है ना। तो ये वाली कॉर्ड भी तो ओरिजिन से पास होना चाहिए। दैट इज वेयर यू विल नाउ यूज दिस इनपुट कि 0,0 यहां पर मैं यूज करता हूं। तो 0,0 अगर मैं इनपुट में इस्तेमाल करूंगा तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, यहां पे आपका माइनस h बचेगा एंड यहां पे h² प्लस k² माइनस 2h बचेगा। ये उस तरफ जाएगा तो आपको यहां पे मिल रहा है h² प्लस k² माइनस h इज इक्वल टू 0 विच इज एन इक्वेशन इन h एंड k। h और k में इक्वेशन निकालना ही हमारा मेन काम रहता है जब भी लोकस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो भी आया है यही आपका आंसर होना चाहिए, x² प्लस y² माइनस x इज इक्वल टू 0। ये लोकस है उन मिड पॉइंट्स का, x² प्लस y² माइनस x इज इक्वल टू 0, जो कॉर्ड्स ओरिजिन से बनाई गई हैं। ये लोकस है उन कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का जो ओरिजिन से बनाई गई है। लेकिन यहां पर भी आप नोटिस करो कि हमने h, k को पॉइंट ऑफ व्यू रख के यहां पर जो है अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करी है और फिर बोल रहे कि अच्छा ओरिजिन से बनी थी ना, ये तो ओरिजिन से बनी थी, तो फिर ओरिजिन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना। वैसे यहां पर भी हमने क्या बोला था कि अच्छा ये हमने यहां से तो बना दिया लेकिन ये आगे जाके टच कर रही है ना, अच्छा ये आगे जाके टच करिए, तो यहां पर हमने टच करने वाली कंडीशन अप्लाई कर दी है। दैट्स हाउ बेसिकली यू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ लोकस बेस्ड ऑन दीज आइडियाज ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट।
ठीक है ना। अब यहां पर इसी के जैसा एक जो है आपके पास में सिमिलर सा डिस्कशन है, ठीक है ना। तो उसको भी इसी के साथ में करने में बेनिफिट है। जैसे कि आज हमने यहां पर क्या देखा है, आज हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट देखा है, ठीक है ना, जो कि रूट S1 से निकल कर आ जाता है। तो वी नो कि हाउ इजी इट इज टू बेसिकली कैलकुलेट लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। साथ ही साथ रेडियस निकालना भी हमने यहां पे सीखा ही हुआ है। सो अगर आपके पास में फिर से स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि मेरे पास में एक सर्कल गिवन है और मेरे पास में एक एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है, ठीक है ना। सो इस कॉम्बिनेशन के लिए एक सर्कल और एक पॉइंट अगर मेरे पास में गिवन होता है तो आई कैन वेरी इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल एंड आर। एल और आर हम एकदम से निकाल सकते हैं। तो हम क्या चाह रहे हैं कि यहां पे कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो यहां पे फिगर्स बन रहे हैं उनके एरियाज, है ना, हम क्या करेंगे, हम एल और आर के टर्म्स में निकाल के रख लेंगे और इनको एज ए फॉर्मूला हम याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जैसे यहां पर क्या बोला है, लेंथ एंड एरिया, हाँ दो चीजें हम यहां पर कवर करनी है, लेंथ एज वेल एज एरिया। ऑलराइट, सो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पी अगर आपसे कोई पूछता है रादर देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो टी इक्वल टू 0 से निकलता ही है। अगर कोई मुझसे लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पूछे, मतलब क्या पूछ रहा है वो एग्जैक्टली, वो बेसिकली ए से लेके बी तक का जो कॉर्ड है उसका लेंथ पूछ रहा है। कब कैसे बनी ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, जब आपने पी पॉइंट से टेंजेंट्स बनाई तो आपको दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिले, उन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करोगे तो आपको यहां पर एक ए बी कॉर्ड मिलेगा। उसका लेंथ बेसिकली अगर निकालने की जरूरत पड़ती है तो वो कैसे निकाला जा सकता है, वो इस फॉर्मूले से निकलेगा 2RL अपॉन अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये चीज जो है तो बहुत आसान, लेकिन याद करने में थोड़ा एफर्ट अगर लग रहे हैं तो आप यहां पे ये देख सकते हैं कि हमारा फिर कैलकुलेशन किस तरह से किया जा सकता है। आप अगर ऑन द फ्लाई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, इफ यू डोंट वांट टू बेसिकली रिमेंबर द फॉर्मुलेज, देन यू कैन गो फॉर द डेरिवेशन, जो अभी यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, नॉट एक्जैक्टली द डेरिवेशन, बट वो डेरिवेशन एक्चुअली मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि कई बार बच्चे इसको याद नहीं करना चाह रहे होते हैं, राइट। अदरवाइज इसके पहले मैंने डेरिवेशन जैसे डिस्कस नहीं किया आपके साथ में, टी इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू S1, वहां पे डेरिवेशन क्यों नहीं डिस्कस किए हैं, क्योंकि वहां पे याद रखने का कुछ है नहीं, वो तो याद ही हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पे अगर याद नहीं हुए और तब भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको पता होना चाहिए कि यार आपका सॉल्व करने का तरीका फिर एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है ना। तो समझो यहां पर क्या सिचुएशन है, आपको सर्कल का इक्वेशन देकर रखा है, आपको पॉइंट देकर रखा है, यही दो चीजें आपके पास में, राइट। सो ऑब्वियसली आप यहां पे दो टेंजेंट्स बना पा रहे हो, दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आएंगे तो आप कॉर्ड बना पा रहे हो, ओरिजिन से आप यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। ये सब कुछ अगर हो चुका है तो आप यहां पे थीटा नोटिस करो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में बन रहा है, जहां पे OAP में ए एंगल आपका राइट एंगल है, ठीक है ना। तो आप यहां से आर और एल की मदद से क्या निकाल सकते हो, सबसे पहले तो tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। tan थीटा कितना हो जाएगा आपका, R बाय एल के बराबर हो जाएगा। आपका जो OP का लेंथ है ऑब्वियसली कितना आने वाला है, OP का लेंथ आपका अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आने वाला है, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस है, राइट। सो इसकी मदद से आप यहां पे अगर ये लेंथ भी पता कर चुके हैं तो आपके पास में साइन थीटा एंड कॉस थीटा भी जरूरत पड़ने पे काफी इजीली से लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना। साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R अपॉन अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और वैसे कॉस थीटा हो जाएगा L अपॉन अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपको निकालनी पड़ेगी चीजें अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं याद करना चाहते हो तो, ठीक है ना। R और L तो तब भी निकालना पड़ेगा जब आप सारे फॉर्मुलेज याद कर लोगे, है ना। इस स्ट्रक्चर को बिलोंग करने वाले सारे फॉर्मुलेज अगर पता है तो भी R और L निकालने पड़ेंगे, एंड उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट गोइंग अहेड विद फॉर्मुला लर्निंग, देन आप यहां पर अगर बाय चांस अगर कोई पूछ ले आपसे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल के बताओ, ठीक है ना, तो आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, आप यहां पर बोलोगे कि अच्छा ठीक है, एक बार मेरे पास में ये थीटा अगर आ गया है R और L की मदद से, सो नाउ इफ आई बेसिकली कंसिडर अनदर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। अगर आप यहां पे इसको M नाम से डिनोट करते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि अच्छा सिमेट्री इतनी बढ़िया है कि आपका A और B का जो मिड पॉइंट है वो M यहां पर आपको मिलने वाला है। आप कॉन्ग्रुएंसी से भी यहां पर प्रूव कर सकते हैं कि AM और MB आपके बराबर हैं। आई विल लीव इट अप टू यू टू सी कि ये बराबर क्यों है। लेकिन आपके इसमें इस ट्राइंगल के अंदर क्या अवेलेबल है, इस ट्राइंगल के अंदर आपको अब थीटा अवेलेबल है, राइट। सो आप यहां पर क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि ये जो AM डिस्टेंस है ये L साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। आपका जो AM डिस्टेंस है ये L साइन थीटा के बराबर होना चाहिए, एंड आपका जो AB डिस्टेंस है वो इसी का डबल होगा, वो इसी का डबल होगा। तो 2 टाइम्स ऑफ L टाइम्स ऑफ साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू यहां से उठा के डाल सकते हो, विच इज R अपॉन अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है ना। इसलिए फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 2LR 2RL अपॉन अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही आपका AB का लेंथ का फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। सो आई वुड तो सजेस्ट कि स्पेंड सम टाइम एंड लर्न दिस फॉर्मुलेस, ठीक है ना। सेकंड क्या है, एरिया ऑफ OAP। अगर OAP
ओ ए और पी का एरिया अगर आपको निकालना है तो फिर तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों ही साइड्स पता है एल और आर, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करने से आपको अपना एरिया मिल जाएगा। एंड इसी का डबल करोगे तो आपके पास में क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है उसका एरिया आ जाएगा। लास्ट वाला देखो आर एल के बराबर है, इसी का डबल है, क्योंकि जितना ट्रायंगल का एरिया ऊपर है उतना ही ट्रायंगल का एरिया नीचे, और उसी से आपका यहां पर ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ओ ए पी बी नाम का, ठीक है ना। ऑलराइट, या पी ए ओ बी जो भी आप यहां पे इसको नाम दें। अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकालना चाहते हैं तो ओ ए बी कहां पे लाई कर रहा है, ठीक है ना, ओ ए बी इस साइड लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या चाहिए होगा, बेस जो कि ए बी है जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, उसके साथ में आपको हाइट चाहिए होगी, ये जो हाइट है, राइट। सो याली हाइट कैसे निकाल सकते हो, याली हाइट निकालने के लिए आप यहां पर फिर से इस्तेमाल करोगे बेसिकली राइट हैंड साइड वाला राइट एंगल ट्रायंगल। मे बी वी कैन डू पी ए बी फर्स्ट, पी ए बी के अंदर क्योंकि हमने सारी चीजें मार्क करके रखी हैं तो पहले इसको निकाल लो, ठीक है ना। सो आप यहां पे ऑलरेडी अपना जो बेस ए बी है उसकी वैल्यू निकाल चुके हो। आपका जो एल कॉस थीटा है, एल कॉस थीटा, वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली आपका पीएम का वैल्यू हो जाएगा। तो ये क्या है, पी ए बी के लिए ऑल्टीट्यूड है ना, ये पी ए बी के लिए ऑल्टीट्यूड है, कितना है ये, एल कॉस थीटा, राइट। सो एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा अगर आप यहां पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको क्या दे देगा, बेसिकली हाइट दे देगा, और हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करने से आपका यहां पर फाइनल आंसर भी आ जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेट करके देखो, ये आपका बेसिकली पी ए बी का एरिया इस तरह से निकलना चाहिए। एंड देन आपने यहां पे एल कॉस थीटा से ऑलरेडी क्या निकाल लिया है, अपना पीएम निकाल लिया है। एंड ओपी आपका कितना है, वो अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका ओएम आ जाएगा, ठीक है ना। ओएम अगर आपके पास में आ गया है तो आप यहां पे फिर से हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करके अपना आंसर निकाल सकते हो एज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है ना। सो द मेन आइडिया इज टू बेसिकली अंडरस्टैंड दिस, कि यार अगर मैंने यहाँ पे थीटा के बारे में यहाँ पे सारी चीजें निकाल ली हैं, tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, देन आई कैन ऑलवेज यूज ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड द वेरियस सेक्शंस ऑफ दिस फिगर। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि हमसे क्या पूछा गया है, हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके एंड आर और एल का इस्तेमाल करके इस तरह के फिगर में हमेशा ही एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल के बता सकते हैं, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, इसको आप अच्छे से यहां पर एक बार पता कर लें, ठीक है। अब इसी फिगर के अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होना चाहिए, कि आपके ये जो तीनों चारों पॉइंट्स हैं, ये जो चारों आपके पॉइंट्स हैं, ये कैसे हैं, ये आपके कॉन्साइक्लिक हैं। कॉन्साइक्लिक है मतलब ये सेम सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। 3 पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल तो हमेशा बनेगा ही आपके पास में, ठीक है ना। मतलब अगर मैं यहां पे कहता हूं कि पी ए बी का सरकम सर्कल बनाओ, तो पी ए बी का सरकम सर्कल तो आप बना ही लोगे ना, ठीक है ना। ऑब्वियसली वहां पे एक सर्कल होगा, लेकिन वो जो सरकम सर्कल आप बना रहे हो वो भी उसी पे लाई करेगा, ये खास बात है। या फिर आप अगर यहां पे ए ओ बी का सरकम सर्कल बनाओगे, ए ओ बी इतना सा जो आपका यहां पे ट्रायंगल बन रहा है, इसका जो सरकम सर्कल बनेगा, पी उस पे लाई करेगा, पी उस पे लाई करेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये सब चारों एक ही सेम पॉइंट पे लाई, सेम सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कोई से भी 3 को उठा लो और बोलो कि चौथा वाला जो है उसी सर्कल पे लाई करेगा, तो ट्रू स्टेटमेंट होगी, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप यहां पे नोटिस करो कि यहां पर भी 90 डिग्री बन रहा है और यहां पर भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। सो इफ आई क्रिएट अ सर्कल जिसमें पीओ को आपने डायमीटर लिया है, अगर आप ओपी को डायमीटर लेते हो, ठीक है ना, ओपी को डायमीटर लेते हो और एक सर्कल बनाते हो, तो दैट सर्कल हैज टू पास फ्रॉम ए एंड बी, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल आपका कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो अगर आपका पीओ की मदद से सेमी सर्कल बनने वाला है ऊपर और नीचे, तो ये सेमी सर्कल वाले पॉइंट डेफिनेटली हैं, ठीक है ना। तो आपका यहां पर जो सर्कल बनने वाला है उसके ऊपर आपका अगर पीओ डायमीटर है तो ए और बी डेफिनेटली उसके ऊपर लाई करेंगे, ठीक है ना। तो इसको कहने का तरीका क्या है कि ये तीनों के सॉरी चारों के चारों आपके कैसे हैं, चारों के चारों कॉन्साइक्लिक हैं, ऐसा बेसिकली हम इसमें कहते हैं। ऑलराइट, सो इससे बेनिफिट क्या है, आप यहां पे देखो सवाल में इसको हम काफी डायरेक्टली इस्तेमाल करने वाला है, ठीक है ना। पहला सवाल आपका क्या है, लेट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल दिस टच इट एट पॉइंट ए एंड बी, देन ए बी का स्क्वायर हमें निकाल कर बताना है। मतलब ये हमसे लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही पूछ रहा है कि नहीं, बताओ जरा। तो इस तरह के सवाल अगर आपको मिल रहे हैं तो फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करना ऑब्वियसली मेक्स सेंस। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो उससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता कोई और तरीका। ओरिजिन से आपने क्या किया है, ओरिजिन से आपने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी बनी है, ठीक है ना। ओके, तो हम यहां पर सबसे पहले क्या करना चाहेंगे, हम यहां पे आर और एल निकालना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो आर और एल पे डिपेंड करता है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर जो हमारे पास में है,
तो उसके लिए हमारे पास में जो सर्कल का पूरा डिस्कशन है वो करना पड़ेगा हमें, कि सर्कल का सेंटर कहां पर है। सर्कल का सेंटर अगर आप देखते हो तो -2 से डिवाइड करके 4,2 पे है, ठीक है ना। रेडियस की अगर मैं बात करता हूं तो अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एंड माइनस कांस्टेंट, मतलब ये कैंसिल होके आपका आर का वैल्यू 2 के बराबर आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं एल का वैल्यू निकालना चाहता हूं जो रूट S1 के बराबर है, एल का वैल्यू जो आपका रूट S1 के बराबर है वो कितना आएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 0 अगर मैं इसमें डालता हूं तो अंडर रूट के अंदर 16 बनेगा ना, सीधे सीधे, बहुत ही बढ़िया बात है। अंडर रूट के अंदर 16 बनेगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 के बराबर, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या पता चल चुका है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी है क्वेश्चन को आंसर करने की, कि आर और एल पता होना चाहिए, वो पता चल चुका है, ठीक है ना। अब फॉर्मुला यूज करना है डायरेक्टली। फॉर्मुला अगर यूज करोगे तो आपको ए बी का वैल्यू पता चलेगा। ए बी का वैल्यू कितना आता है, जो ए बी है उसका फॉर्मुला है 2RL अपॉन अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है ना। ये लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मुला है, ठीक है ना। सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 2 टाइम्स ऑफ R, R मतलब 2, L मतलब कितना है, 4 के बराबर है। नीचे अगर आप देखते हैं तो अंडर रूट के अंदर आपको R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मिल रहा है, मतलब 4 और 16 मतलब यहाँ पे √20 आएगा। सो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको 8 अपॉन √5 ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। 8 अपॉन √5 दिख रहा है। यहां से मैं नीचे से 4 कॉमन निकाल के 1 2 कैंसिल करवा रहा हूं तो 8 अपॉन √5 आपको मिलेगा। एंड फर्दर आपको यहां पर क्योंकि ए बी का स्क्वायर फाइंड करना है, सो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर आपका 64 अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका फाइनल आंसर है, मतलब सी आंसर आपका करेक्ट है, राइट। सो फॉर्मुलेस यूज करो और डायरेक्ट आंसर यहां पर बताओ, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने यहां पे काफी सारी चीजें करी हैं। एक ये वाला पॉइंट भी अगर आप इंक्लूड कर लेते तो टोटल 6 थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर फिगर, ठीक है ना। एरिया की बात करी है, लेंथ की बात करी है, एंड देन कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स की बात करी है। आगे यहां पर सवाल देखो कैसा है, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द लाइन दिस विच इज नियरेस्ट टू द सर्कल दिस, tangents are drawn to given circle, then find the square of the area of the quadrilateral formed by these pair of tangents, square of the area and the pair of radii, ठीक है ना। तो यहां पर फिर से स्ट्रक्चर आप यहां पे इमेजिन करने की कोशिश करो कि क्या यहां पर इन्होंने बात बोली है कि कोई तो एक सर्कल है, कोई तो एक सर्कल है फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द लाइन दिस विच इज नियरेस्ट टू द सर्कल दिस। तो आपके पास में यहां पर सिचुएशन क्या है कि P एक ऐसे लाइन के ऊपर लाई कर रहा है जिसकी इक्वेशन मेरे पास है, लेकिन P कहां है ये बताने का तरीका काफी शानदार है। यहां पे फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन दिस लाइन विच इज नियरेस्ट टू द सर्कल, तो सर्कल के सबसे क्लोजेस्ट वाला जो पॉइंट होगा वो कहां होगा, ये एक बार सोचने की कोशिश करो। सर्कल के क्लोजेस्ट जो आपका पॉइंट है वो एक्चुअली सर्कल के सेंटर से जब आप यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप डालोगे तो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप जहां पे जाके गिर रहा है ना, वही आपका क्लोजेस्ट पॉइंट होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो सेंटर कहां पर है लाइन का, सेंटर अगर आप देखते हो तो 0,6 पे इसका सेंटर है कि नहीं, 0,6, क्योंकि x का कोएफिशिएंट तो है नहीं इसके अंदर, y के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। तो 0,6 से अगर आप यहां पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हो तो वो आपका क्लोजेस्ट पॉइंट है। फिर यहां से आपने क्या किया है, यहां से आपने कुछ तो किया है, लेट अस सी। फ्रॉम P on the line this which is nearest to the circle this, tangents are drawn to the given circle, then find the square of the area। अच्छा, तो आप यहां से टेंजेंट्स बना रहे हो, एक टेंजेंट ऐसे बनाइए, एक टेंजेंट ऐसे बनाइए। तो टेंजेंट्स की मदद से एंड देन जो आपके रेडिया यहां पे ज्वाइन आप करोगे उसकी मदद से एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। उस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो हमें निकाल के बताना है, ठीक है ना। सो अब ये सवाल तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि हमें पता ही है कि तो R इंटू एल के बराबर होता है। ये L डिस्टेंस अगर आप निकाल लेते हो जो कि आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट का यहां पर जो है वैल्यू है, एंड R का वैल्यू अगर आप निकाल लेते हो जो इस सर्कल का रेडियस है, रेडियस तो आप अभी के अभी निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो R इंटू एल करके ये हमारा फॉर्मुला है ना। ये अभी हम देख के आए हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें एरिया का वैल्यू कितना आता है, R इंटू एल के बराबर आता है। तो L निकालना आपका यहाँ पे मेन टास्क है, और L निकालना भी रूट S1 से काफी आसान है। अगर आपको एक पॉइंट पता चल जाता है तो सो पॉइंट पता कर लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इफ यू वांट टू गो अदर वे राउंड तो आप ये भी कर सकते हो कि आप पॉइंट निकालने की जगह ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप की वैल्यू निकाल लो तो फिर से आपके उसमें रेडियस क्योंकि आ चुका है, परपेंडिकुलर ड्रॉप आ चुका है, तो आप यहाँ पे अलग से L ट्राइंगल से भी निकाल सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से भी निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो विचएवर वे यू लाइक है ना, यहां पर किया जा सकता है। ऐसा करते हैं, डिस्टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो यहां पर जो है ज्यादा इजी लग रहा है, ठीक है ना, रादर देन फाइंडिंग द पॉइंट। फिर पॉइंट फाइंड करेंगे तो यहां पर आपको रूट S1 करना है,
रूट S1 करने से बेटर है कि आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेना, क्योंकि अब मुझे R तो वैसे भी निकालना ही पड़ेगा ना। R की वैल्यू कैसे निकल रही है, R की वैल्यू निकल रही है अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर, मतलब 0 36 एंड देन -35, तो ये आ गया 1 के बराबर। R का वैल्यू तो 1 के बराबर आ गया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूं CP लेंथ, CP लेंथ कितना है वो निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो CP लेंथ मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप का लेंथ, इस लाइन के ऊपर 0,6 से परपेंडिकुलर ड्रॉप, तो 0 6 4 नीचे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 5 का मॉड। ये लेंथ आ गया है आपका कितना, ये लेंथ आ गया आपका 2√5 के बराबर, ठीक है ना। सो CP अगर आपका 2√5 आया है, R अगर आपका 1 आया है, तो L कितना हो जाएगा, L हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, मतलब यहां पे आ जाएगा कितना 20 - 1, मतलब ये आ गया √19 के बराबर, ठीक है ना। सो L का वैल्यू आपका आ गया है √19 के बराबर। आपको क्या चाहिए, आपको यहां पे एरिया चाहिए ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बस। ये सुनो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो हम यहां पे निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, वो होता है R इंटू एल के बराबर, मतलब 1 इंटू √19 के बराबर, एंड इसका स्क्वायर शायद हमें यहां पर पूछा गया है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सो डेल्टा स्क्वायर आपका अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए, ठीक है ना। देन फाइंड द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड द पेयर ऑफ रेडियाई, राइट। स्ट्रक्चर अगेन वैसा ही है जैसे कि हम यहां पर अभी पढ़ के आए हैं, इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी, ठीक है ना, वही स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर बार बार इस्तेमाल होते रहता है, इसलिए यहां पर हम इनके बारे में जानकारी लेके रख रहे हैं, ऑलराइट। एक सवाल और करते हैं, यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 1,8 टू द सर्कल दिस टच द सर्कल एट A एंड B, ठीक है ना। P से आपने यहां पे टेंजेंट्स बनाई है, वो A और B पे टच करती हैं। द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल PAB, अब यहां पे आपको इस सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है ना, सर्कम सर्कल ऑफ PAB, लेकिन हम यहां पे ऑलरेडी पढ़ के आए हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में कि यार ये जो PAB है, इसका जो सर्कम सर्कल बनेगा वो एक्चुअली C से भी पास होगा। इनफैक्ट C इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप यहां पे PC को डायमीटर मान के जब सर्कल लिखोगे तो वह एक्जैक्टली यही सर्कल बनने वाला है, राइट। सो हम यहां पे सर्कम सर्कल देखकर परेशान नहीं होंगे, हालांकि सर्कम सर्कल निकालना थोड़ा मुश्किल काम रहता है, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि आप यहां पे इसको डायमीटर फॉर्मेट में बेसिकली चेंज कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हो कि यार देखो, आप तो बस ये बता दो कि सर्कल का सेंटर कितना है, ठीक है ना। सर्कल का सेंटर अगर आप देखोगे तो आपको -2 से डिवाइड करना है, मतलब 3,2 है, और आपने बेसिकली पॉइंट 1,8 ऑलरेडी बोल के रखा है, तो बस इन्हीं को डायमीटर फॉर्मेट में अगर मैं सर्कल की इक्वेशन लिख देता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा, x-1 इंटू x-3, x-x1 x-x2, उसके अंदर y-y1 एंड y-y2। ये जो डायमीटर फॉर्मेट है जहां पे हमने P और C को डायमीटर मान के सर्कल की इक्वेशन लिखी है, यही है वो सर्कल की इक्वेशन जो हमें ढूंढनी है, राइट। ओके, सो यहां से क्या आ जाएगा आपका, x² आ जाएगा, y² आ जाएगा, -4x आ जाएगा, है ना, यहां से आपका -10y आ जाएगा, एंड देन कांस्टेंट की अगर बात करें तो यहां से 3 16, मतलब यहां पे 19 आपको मिलने वाला है, राइट। सो दैट्स इट, इसको एक बार चेक कर लो, x² + y² -4x -10y + 19, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, राइट। सो इस तरह से आपके यहां पर जो है इस फिगर के क्वेश्चंस बेसिकली होते हैं। बाकी हमने इनिशियल जो डिस्कशंस किए हैं, बीच में लोकस का डिस्कशन किया है, ठीक है ना, उस चीज को एक बार फिर से रिवाइज करना आपको यहां पर, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड अच्छे से करना होगा, ठीक है ना। तो अगर आपने h कॉमा के अपने लोकस के क्वेश्चन में अगर मार्क कर दिया है, देन दैट इफ यू कंसिडर एज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो सबसे ईजी आपका यहाँ पे थॉट होता है, जहां पर h कॉमा के आपकी इक्वेशन में इन्वॉल्व होना पहली स्टेप से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो विद दैट वी आर डन विद दिस वीडियो, मिलते हैं यहां पर अगले वीडियो में, विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन ऑफ सर्कल्स। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।